ज्योमेट्री फर्स्ट सीरीज ऑफ थ्योरम का 12वां थ्योरम है ये और सर्वांग समता पर आधारित है। तो इसे हम SSS सर्वांग समता का सिद्धांत SSS कहेंगे। दिया हुआ है साबित करें कि यदि एक त्रिभुज और लिखा गया बाय मिस्टेक, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसका अर्थ हुआ, मान लो कोई त्रिभुज है, ABC, एक दूसरा त्रिभुज है EF। तो साबित करें कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तो त्रिभुज में 3 भुजा है तो इसमें प्रत्येक भुजा का किसी न किसी भुजा को पहली भुजा कहोगे। मान लो अगर हम इसको पहली भुजा कहते हैं तो इसमें एक ठो तीर मार दो, लकीर खींच दो, इसका मतलब ये हुआ पहली भुजा। इसको भी दूसरी भुजा मान सकते हैं, AC को और BC को भी, जिसको मानो। तो मान लो हम लोग इसको दूसरी भुजा माने, 2 लकीर खींच दो। इससे पता चल जाता है जो पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और ये बचा हुआ तीसरी भुजा हो गया। तो यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यानी पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, इसका अर्थ हुआ त्रिभुज ABC की पहली भुजा। अब इसमें किसी न किसी को पहली भुजा मानोगे, तो मान लो AB का जितना लंबाई है, इसमें दिया है यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, मीन्स त्रिभुज ABC माने हैं तो इसकी पहली भुजा मान लो ये 10 सेंटीमीटर है और इस त्रिभुज में ये भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी पहली भुजा को AB को माने 10 सेंटीमीटर वाला, तो इसमें 10 सेंटीमीटर वाला को पहली भुजा मानेंगे। समझ रहा है? दूसरी भुजा मान लो ये 8 सेंटीमीटर है तो इसमें ये है 8, तो इसको 8 सेंटीमीटर वाले को दूसरी माने हैं तो इसमें भी 8 सेंटीमीटर वाले को दूसरी भुजा मानेंगे, इसको दूसरी भुजा माने। अब बची हुई भुजा तो तीसरी भुजा होगी ही। अब थ्योरम के अनुसार साबित करें कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यानी त्रिभुज ABC की पहली, दूसरी और तीसरी भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, यानी त्रिभुज DEF की पहली भुजा इसकी पहली के बराबर, इसकी दूसरी के बराबर और तीसरी के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। मतलब अगर ये शर्त दिया हुआ है, 2 त्रिभुज में पहले त्रिभुज की पहली भुजा दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा के बराबर हो, पहले त्रिभुज की दूसरी भुजा दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा के बराबर हो, एवं पहले त्रिभुज की तीसरी भुजा दूसरे त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये साबित करना है। तो साबित क्या करना है, समझ गया? आंसर लिखेंगे, माना कि त्रिभुज ABC एवं DEF में AB बराबर DE, AC बराबर DF एवं BC बराबर EF है। ऐसी ही न बात है, दोनों त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर है। तो माना कि ABC एवं त्रिभुज DEF में, दोनों में AB बराबर DE
तो जब ए बी बराबर डी ई है तो ए बी है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी है 10 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, तो ये भी है 12 सेंटीमीटर, ये इसका मान x है तो इसका मान भी x है, तो ए बी बराबर डी ई बराबर x मान लें हम लोग। तो ये भुजा हो गया x और ये भी हो गया x। फिर ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ, तो इसको y मान लो, दोनों बराबर है। तथा बी सी बराबर ई एफ, तो इसको एक्स वाई जेड, इसको जेड मान लो, ये भी भुजा हो गया जेड बराबर जेड। हो तो यानी ये बात हो तो हमें साबित करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ होगा। ठीक है। अब इसमें बनावट की कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखो बनावट में लिखेंगे इस कोण का कुछ न कुछ वैल्यू होगा ना, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री कुछ, तो ये कोण जितना है इसको कितना माने, जैसे तुम ही बोलो 50 डिग्री, 50 डिग्री चलो, और 70, इसको चलो मान लो 70 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, ये 50 डिग्री का कोण जो है ई एफ सरल रेखा पर इस दिशा में नीचे की ओर बनाएंगे, ये 50 डिग्री। तो मान करके चलो ये हो गया 50 डिग्री। इसके बाद ये कोण 70 डिग्री जो है ई एफ रेखा के एफ बिंदु पर 70 डिग्री, इसको आधार मानते हुए 70 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो मान लो 70 का कोण बनाएंगे, तो ये कोण 70 डिग्री का बनाए, तो दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहा है, तो इसको मान लो डी ई एफ जी, ये हो गया ई एफ जी। बनावट में क्या लिखेंगे, बनावट में लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ के भुजा ई एफ पर कोण एफ ई जी बराबर 50 डिग्री बनाया, अपने से बनाएंगे, तथा ई एफ पर कोण ई एफ जी बनाया। कोण बनाओगे तो मान लो ये भुजा इधर की ओर चली जाएगी और ये भुजा इधर की ओर आएगी, तो दोनों को एक दूसरे पर काटा तो इसका नाम जी रख दो। समझ गया? तो बनावट में ये बात लिखेंगे। तो त्रिभुज डी ई एफ इस तरह हम लोग ई एफ सरल रेखा पर त्रिभुज की तीसरी भुजा पर दो कोण बनाए जो एक दूसरे को बिंदु जी पर काट रहा है। दोनों कोण को बनाने वाली रेखाएं एक दूसरे को जी पर काट रहा है। तो डी त्रिभुज डी ई एफ के भुजा ई एफ पर कोण एफ ई जी एवं ई एफ जी, यानी ये कोण और ये कोण बनाए, जिनकी भुजाएं एक भुजा, इस कोण का एक भुजा, इस कोण का एक भुजा, यानी जिनकी भुजाएं, जिनकी मतलब जिन कोणों की भुजाएं एक दूसरे को बिंदु जी पर काटता है।
क्या क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, पता चल रहा है ना। तो कंस्ट्रक्शन में जो कुछ भी डालोगे ना डॉट डॉट के रूप में दिखलाया जाता है, तो ये डॉट डॉट के रूप में है। चलो इसके बाद बिंदु डी एवं बिंदु जी को मिला दो पटरी रख करके। तो बनावट में लिखेंगे बिंदु डी एवं बिंदु जी को मिलाया। समझ गया। तो बिंदु जी पर काटता है एवं बनावट में हम लोग इस कोण को बना रहे हैं, ये जितना है उतना ही ये कोण बनाइए। ये 50 डिग्री है, तो ये भी 50 डिग्री कुछ भी मान सकते हो, अल्फा बीटा थीटा गामा डेल्टा, 1 डिग्री 2 डिग्री जितना मन हो उसके अनुसार तुम मान सकते हो। मान लिए 50 डिग्री ये है और ये 70 डिग्री है, तो 50 डिग्री का ये कोण बना लिए, 70 डिग्री का ये कोण बना लिए त्रिभुज DEF के भुजा EF पर, तथा बिंदु D को एवं G को मिलाए। तो बनावट में इतना लिखेंगे। तो उतारो यहाँ तक। यहाँ पर जिनकी भुजाएं छूट गया है, एक दूसरे को बिंदु G पर काटता है। अब इसके बाद प्रूफ प्रमाण देना होगा, प्रमाणित करना होगा। जो दोनों सर्वांग सम कैसे है, ये तो बनावट अपने ओर से दिया जाता है, कंस्ट्रक्शन अपने ओर से बनाया जाता है। अब देखो त्रिभुज ABC और इस दोनों में से ऊपर वाला पर नहीं ध्यान दो। त्रिभुज ABC और त्रिभुज EFG के बारे में सोचो। दोनों सर्वांग सम है कि नहीं है, इस पर ब्रेन लगाओ। त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज G या EFG, बोलने में अच्छा लगता है थोड़ा, त्रिभुज EFG में दोनों में तुलना करो तो क्या क्या बराबर है। तो AB बराबर देखो हूबहू यही फिगर है, ऊपर वाला त्रिभुज, ऊपर वाला और नीचे वाला, दोनों में तुलना करोगे तो पाओगे। जैसे चलो बोर्ड पर ही देखो, AB किसके बराबर है, AG के बराबर। ये नहीं दिया हुआ है, इसकी लंबाई अज्ञात है। लेकिन ये त्रिभुज ABC का कोण B 50 डिग्री है ना, तो ये नीचे वाला त्रिभुज का ये कोण 50 डिग्री है। तो कोण B बराबर कोण E नहीं बोलेंगे, कोण E बोलेंगे तो पूरा हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, कोण FEG या कोण EGEF 50 डिग्री, यानी त्रिभुज ABC का कोण B बराबर त्रिभुज EFG का कोण GEF, दोनों बराबर है, बराबर 50 डिग्री।
है ना, ये बनावट से 50 डिग्री हम लोग माने हैं, यानी बराबर है तो प्रश्न से ही, थ्योरम से ही, यानी ये दिया हुआ है, नहीं कि बनाए हैं ना, तो बनावट से ये 50 डिग्री का तो बनाए हैं, तो लिखेंगे कोष्ठ में बनावट से। 50 डिग्री का कोण हम लोग नीचे से बनाए हैं। इसके बाद देखो त्रिभुज ABC की ये BC भुजा Z है। अब इसमें ध्यान दो तो इसको ढक दो। त्रिभुज GEF में EF कितना है, Z है ना, तो लिखेंगे BC, त्रिभुज ABC में BC बराबर त्रिभुज EFG में बराबर EF बराबर Z। दोनों की भुजा बराबर है, ये प्रश्न से है, यानी ये दिया हुआ है थ्योरम में, तो ये बात लिखना होगा। इसके बाद फिर देखो तो कोण C 70 डिग्री, तो कोण EFG, यानी ये कोण 70 डिग्री, तो लिख सकते हैं कोण C बराबर कोण EFG बराबर 70 डिग्री। ये भी बनाए हैं, 70 डिग्री है तो बनाए हैं ना नीचे से, तो ये भी तुमको लिखाएगा बनावट से। अब मिलाओ, दोनों त्रिभुज में मिलाओगे तो पहले त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री, तो दूसरे त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री, है ना, यानी दोनों का एंगल समान है, एंगल दोनों का समान है। इसके बाद BC बराबर EF, ये 50 डिग्री, और इसके बाद देखो ये भुजा BC, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, नीचे वाला त्रिभुज का ये Z, तो भुजा भुजा बराबर है, यानी दोनों का एक साइड बराबर है। चलो फिर इसका ये 70 डिग्री, तो इस त्रिभुज का ये कोण 70 डिग्री, यानी एंगल और एंगल मिल रहा है, एंगल और एंगल मिल रहा है। अब ध्यान दो तो एंगल, साइड एंगल, इससे पहले थ्योरम बतलाए, तो इस थ्योरम के अनुसार अगर दो कोण एवं उसके बीच की भुजा, दो कोण एवं दोनों कोणों के बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण एवं उसके बीच के भुजा के बराबर हो, तो सर्वांग समता के सिद्धांत ASA से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा। तो लिखेंगे अब अतः सर्वांग समता के सिद्धांत ASA से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो क्या क्या होता है, तो समान कोण के सामने की भुजा समान होती है एवं समान भुजा के सामने वाला कोण भी समान होता है। तो यहाँ BC के सामने वाला कोण, यहाँ खड़ा होकर के देखो तो ये कोना नजर आता है, तो BC के सामने वाला ये कोण अगर मान लो थीटा होगा, तो इसके सामने का कोण, ये ऊपर वाला त्रिभुज नहीं, यहाँ खड़ा हो जाओ तो इधर दिखलाएगा ये कोना भी थीटा होगा। यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि दो सर्वांगसम त्रिभुज में समान भुजा के सामने वाला कोण समान होता है, इसलिए त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज EFG की समान भुजा BC एवं EF के सामने का कोण समान होगा, अर्थात कोण A
बराबर कोण जी, ये कोण जी। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि दो सर्वांग सम त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण समान होता है, ये तो पहले बतला दिए हैं। तो दोनों त्रिभुज में त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज EFG में समान भुजा कौन कौन सा है? BC और EF। तो BC के सामने का कोण A और EF के सामने का कोण ये G, दोनों बराबर होगा, यानी कोण A बराबर कोण G बराबर थीटा मान लो दोनों को। तो ये कोण थीटा, तो ये भी थीटा होगा। इसके बाद दो सर्वांग सम त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा भी समान होती है ना। तो लिखेंगे ठीक इसी तरह, क्या आगे लिखेंगे? ठीक इसी तरह समान कोण के सामने की भुजा, यानी दो सर्वांग सम त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा भी समान होती है ना। इसलिए त्रिभुज ABC यानी त्रिभुज ABC के कोण 50 डिग्री के सामने की भुजा, इस त्रिभुज में 50 डिग्री के सामने की भुजा, तो 50 डिग्री के पास आंख रख करके देखो तो सामने में तो AC नजर आ रहा है। इसका अर्थ है इस 50 डिग्री के सामने की भुजा ACY है। तो इस त्रिभुज में 50 डिग्री के सामने की भुजा कौन सा है? बोलो। तो यहाँ पर खड़े हो जाओ, ऊपर वाला से तो मतलब नहीं है, तो यहाँ से देखने पर सामने में GF है। इसका मतलब AC बराबर Y 50 डिग्री के सामने, तो 50 डिग्री के सामने GF बराबर Y होगा। बोलो, इसका अर्थ हुआ ये है Y, तो ये हो गया Y। इस चित्र को ऐसे भी समझ सकते हो। देखो 50 डिग्री के सामने AC दिखाई देता है, 50 डिग्री के सामने समान कोण के सामने की भुजा, तो 50 डिग्री के सामने की भुजा AC। इस त्रिभुज में देखो तो EFG में 50 डिग्री है ना, इसके सामने की भुजा कौन सा है? FG कहो या GF, यानी AC बराबर GF, तो ACY, तो ये भी Y हो गया। फिर दूसरा समान कोण 70 डिग्री के सामने की भुजा ये ABX है, इसमें 70 डिग्री के सामने यहाँ खड़ा हो जाओ, सामने में देखोगे तो ये है, तो ये भी X होगा। समान कोण के सामने की भुजा समान होगी, तो ये है X, तो ये भी X हो गया, तो ये भी X हो गया। इसके बाद इतना लिख लेंगे, तो लिखेंगे ABC के कोण 50 डिग्री के सामने की भुजा AC, यानी AC बराबर हो गया 50 डिग्री के सामने GF बराबर Y, तथा 70 डिग्री समान कोण के सामने की भुजा AB बराबर 70 के सामने की भुजा EG बराबर X। इतना तो कम से कम समझा इसको। इसके बाद पहले चलो इसको उतार लो। इसके बाद ये भुजा X, तो ये भुजा भी X हो गया है ना, ये Y, तो ये भी Y साबित हो गया। अब नजर डालो किस त्रिभुज पर? तो त्रिभुज DEG पर, सिर्फ इधर वाला छांट दो।
देखो इस त्रिभुज पर बिंदु वाला पर, तो इस त्रिभुज को ऐसे घुमाते हैं, कहने का अर्थ सिर्फ त्रिभुज DEFG पर ध्यान दो, तो ये भुजा x, ये भी भुजा x, तो x, तो इसका अर्थ है जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इसका अर्थ है त्रिभुज DEG एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी देखो तो त्रिभुज DEG ये x हुआ, तो समान भुजा के सामने का कोण समान होता है समद्विबाहु त्रिभुज में। तो समान भुजा के सामने का कोण समान होता है, तो इधर वाला गौण रखो, ये बिंदु वाला त्रिभुज जो है इसमें समान भुजा x, इसके सामने का कोण इतना है, मात्र इतना ही, इसको छांटो, इसके सामने का इतना ही कोण दिखाई देता है ना। तो ये कोण अगर मान लो अल्फा होगा x के सामने का, तो इस x के सामने का, ED के सामने का ये कोण, ये तो दूसरा त्रिभुज है, ये कोण भी अल्फा होगा। बोलो, समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजा के सामने वाला कोण समान होते हैं, ये अल्फा तो ये अल्फा। इसके बाद फिर इसको भुला जाओ, इधर वाला त्रिभुज में आओ, मीन्स त्रिभुज DGF में देखो DF ये y है, इसमें FG y है, यानी त्रिभुज GDF एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण समान होगा, तो GF के सामने का कोण कौन सा है, इसको तो भूलाओ, तो ये कोण है, तो ये कोण मान लो डेल्टा है y के सामने। इस y के सामने वाला कोण इस भुजा के सामने ये कोना नजर आता है, ये भी डेल्टा होगा। बोलो, इसका अर्थ हुआ ये कोण कितना हो गया, अल्फा जोड़ डेल्टा हो गया ना। ये बिंदु G है, कोण G बराबर अल्फा जोड़ डेल्टा। पहले तो लिखना होगा, क्योंकि अभी जो बोले हैं इसी को लिख दिए हैं। इसमें ये कोण अल्फा, तो ये कोण भी अल्फा, त्रिभुज DEFG में क्योंकि समान भुजा x, समान भुजा x, इसके सामने अल्फा, तो इसके सामने का भी अल्फा होगा। तो फिर इस त्रिभुज में भी यही बात जो लिखे हैं, ये डेल्टा, तो ये भी डेल्टा। और इस तरह अब कोण G को देखो, अल्फा जोड़ डेल्टा हो गया ना। तो चलो इसको हम मिटाते हैं। अब ये कोण हो गया अल्फा जोड़ डेल्टा और ये कोण भी हो गया अल्फा जोड़ डेल्टा। ये सब क्लियर हुआ? कैसे कैसे कौन सा क्या हुआ? तो अब इसकी आवश्यकता, इस त्रिभुज की आवश्यकता समाप्त हो गई। ये Z है, ये भी Z है। एक चीज हम लोग साबित कर चुके हैं ना, त्रिभुज ABC और त्रिभुज EGF सर्वांगसम है। तो जब ये और ये सर्वांगसम है तो सॉरी, ये कोण अल्फा और डेल्टा हुआ, तो Z के सामने वाला भी अल्फा प्लस डेल्टा होगा। ये पहले ही ना लिख चुके हैं, ये थीटा, तो ये भी थीटा किए थे, याद है ना। तो थीटा का मान अल्फा जोड़ डेल्टा,
ये और ये साबित हुआ था ना बराबर है, जी। तो ये जब अल्फा प्लस डेल्टा है तो ये भी अल्फा प्लस डेल्टा। अभी साबित हुआ ये कोण और ये कोण बराबर है, यानी ये अल्फा प्लस डेल्टा तो ये भी अल्फा प्लस डेल्टा। इससे पहले साबित किए थे ये थीटा है, ये भी थीटा है, सर्वांग सम करके। तो इस तरह ये कोण भी अल्फा प्लस डेल्टा निकल गया और ये कोण भी अल्फा प्लस डेल्टा, ये कोण भी, तीनों कोण समान हो गया। तो अब इस त्रिभुज की मान लो आवश्यकता नहीं है, इसको मिटा देते हैं, समझने में आसानी होगी। ये हो गया अल्फा प्लस डेल्टा। ये भी हो गया अल्फा प्लस डेल्टा। अब दोनों त्रिभुज में तुलना करो, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF, ये हम लोग बनावट को मिटाए जिसको हम लोगों ने बनाया था, है ना इसी बात। तो दोनों त्रिभुज की तुलना करेंगे, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में क्या क्या बराबर है देखो, बोलो। पहली भुजा x है, इसकी पहली भुजा x हो गया, यानी इसके बाद देखो दो भुजा, ये x है तो ये भी x है, ACY है तो DFY है, जेड तो बराबर दो भुजा जब ये तो साबित करना है तीनों भुजा समान है, तब कैसे सर्वांग सम होगा, ये हम लोग ने साबित करने जा रहे हैं। जेड जेड तो है, वो तो पहले से ही दिया हुआ है ना जी, जी। तो ये दिया हुआ है तब साबित करना है दोनों सर्वांग सम होगा। तो ये बनावट के द्वारा हम लोग साबित कर दिए कोण D बराबर कोण A। यहाँ तक समझ गया है ना। जी। अब दोनों त्रिभुज में तुलना करो तो पहले त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं के समान है, और जी। दोनों भुजा के बीच का कोण, दोनों भुजा के बीच का कोण भी बराबर है, यानी ये भुजा, ये हो गया एंगल, ये हो गया फिर भुजा, ये भुजा इसके बराबर, यानी ये साइड इस साइड के बराबर, और ये एंगल इस एंगल के बराबर, और ये साइड इस साइड के बराबर। तो सर्वांग समता के सिद्धांत SAS से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, यही साबित करना था। जी। तो इसी को हम भाषा में लिख देते हैं। साबित करना था S से सर्वांग सम। मतलब अगर दो त्रिभुज की, पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हो तो साबित करे कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होता है, क्योंकि यह साबित तो हो गया सर्वांग समता के सिद्धांत SAS के द्वारा। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सब मिल रहा है ना। तो इस सिद्धांत के द्वारा साबित हो गया जो ये दोनों सर्वांग सम है। तो इसका एक अर्थ ये भी हुआ, अगर तीनों भुजा बराबर हो तो ऐसी स्थिति में सर्वांग सम होगा ही, ये तो साबित हो चुका है। तो इसलिए इस थ्योरम का नाम है सर्वांग समता का सिद्धांत SAS, यानी दो समान भुजा एवं उसके बीच का कोण दो त्रिभुज में बराबर हो तो दोनों सर्वांग सम होता है, इसके द्वारा साबित हो गया। तो इसका अर्थ यह है जो जब पहले त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के बराबर है तो सर्वांग सम होगा, क्योंकि तीनों भुजा, पहली भुजा S, दूसरी भुजा S, तीसरी भुजा के लिए S का प्रयोग करेंगे, तो इसीलिए इसको कहा जाता है सर्वांग समता का सिद्धांत SS से। समझा बात? इसको भाषा में लिख देते हैं। अब दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में AB बराबर DE, AB बराबर DE बराबर X, कोण A बराबर कोण D, A बराबर कोण D बराबर अल्फा प्लस डेल्टा,
AC बराबर DF, AC बराबर DF है, अतः सर्वांग समता के सिद्धांत SAS साइड एंगल साइड से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF होगा ना। तो इसको एक बार रिपीट कर लोगे तो ब्रेन में बैठ जाएगा, कहीं कोई समझने में प्रॉब्लम। ठीक है, रखो।